आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पॉलिटी में जो संविधान सभा की समितियाँ थी उनको देखेंगे और इसमें जितनी भी समितियाँ थीं वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारा संविधान सभा की समितियों का टॉपिक है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अपना मतलब बहुत ही सुधार करूँगी। अगर कोई भी मुझसे कोई भी गलती होती है तो उसमें मैं ज़रूर सुधार करूँगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ कि हाँ, जो पिछली वीडियो थी ना पॉलिटी की, वो मैंने उसमें आप लोगों को संविधान में जितने भाग हैं वो पढ़ाया था। तो आज मैं आप लोगों को संविधान सभा की समितियाँ पढ़ाऊँगी और ऐसे ही हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। और ये कहना चाहती हूँ, क्या क्या बोल रही थी मैं। और हाँ, ये बोल रही थी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ, वीडियो अच्छी लगी। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि संविधान सभा में कितनी समितियाँ थी। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? संविधान सभा की समितियाँ। तो संविधान की समितियाँ, संविधान के निर्माण के लिए कुल 22 समितियाँ बनाई गई। जब संविधान का निर्माण हुआ, जब बनाया गया तो कितनी समितियाँ थीं? 22 समितियाँ बनाई गई थी। समिति का अर्थ क्या है? समिति का अर्थ है लोगों का समूह, और जिसमें एक अध्यक्ष हो उसे कहते हैं समिति, ठीक है। और संविधान सभा में जो 22 समिति बनाई गई थी संविधान के निर्माण के लिए, उनमें 8 बड़ी समितियाँ थीं और 14 छोटी समितियाँ थीं। 8 बड़ी थीं और 14 छोटी थीं। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि समिति लोगों का समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो उसे ही हम समिति कहते हैं। जो लोगों का समूह होता है उसका एक अध्यक्ष होता है, उसे हम समिति कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे बड़ी समितियाँ। बड़ी समितियाँ हमारी कितनी हैं? 8 हैं। बड़ी समितियाँ देखेंगे सबसे पहले। बिग कमेटीज, तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रारूप समिति, इसी को पांडुलिपि समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति भी कहते हैं, और ड्राफ्टिंग कमेटी। इनमें से कुछ भी नाम आ सकता है, आप लोगों को चारों याद रखने होंगे। यहाँ पांडुलिपि नहीं लिखा है तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसको पांडुलिपि भी कहते हैं। पांडुलिपि समिति, प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ठीक है। और इसमें कितने सदस्य? इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे, और इसमें 6 अन्य सदस्य भी थे। और जो ये प्रारूप समिति थी इसका क्या कार्य था? प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी का क्या कार्य था? प्रारूप पर विचार करना। जो ये ड्राफ्ट था, जो ड्राफ्ट बनाया गया था जिसमें जो भी अनुच्छेद थे उस पर विचार करना कि ये सही है या नहीं है। तो प्रारूप पर विचार करना इसका कार्य था। तो अध्यक्ष तो हम लोगों ने देख लिए हैं कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें कुल सदस्य 7 थे और एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य। तो 6 अन्य सदस्य में कौन कौन थे? इनमें आप लोगों को 6 बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो 6 नाम हैं इनमें सबके अल्लाह का नाम या कृष्ण जी का नाम आता है, भगवान का नाम है। जैसे कि पहला हो गया कन्हैया लाल, मणिक लाल, मुंशी। और दूसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो इसमें भी कृष्ण आया है, इसमें कन्हैया है। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, तो इसमें भी मोहम्मद आया। तो मुसलमान की ईश्वर भी अल्लाह कहलाते हैं, तो इनके नाम में भी ईश्वर का नाम छुपा हुआ है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और ये असम के पहले पीएम भी रहे हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह असम के पहले पीएम भी रहे हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर और एन माधव राव और टी कृष्णाचार्य। और जो एन माधव राव हैं इनकी जगह पे पहले BL मित्र थे, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो इनकी जगह पर कौन आ गया था? जो बी एन माधव राव है ना, तो इनकी जगह पे BL मित्र आ गए थे।
क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, BL मित्र की जगह N माधव राव आए थे, क्योंकि इन्होंने रिजाइन कर दिया था। और TT कृष्णाचारी चारी किसकी जगह पे आए थे, DP खेतान की जगह पे आए थे, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह पे आए थे TT कृष्णाचारी। और अब देखेंगे सबसे पहले ये संविधान का पहला प्रारूप। तो संविधान का पहला प्रारूप बी एन राव ने 60 देशों के संविधान से मतलब एक रिपोर्ट, उसी को मसौदा कहते हैं, तो एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें 243 अनुच्छेद थे, 43 वो 13 अनुसूचियाँ शेड्यूल थी। इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, BN राव ने किया था। और 60 देशों के संविधान को पढ़कर यह रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें 243 अनुच्छेद थे, 13 अनुसूचियाँ थी, लेकिन क्या करें, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। एक बार फिर से देखते हैं। संविधान का पहला प्रारूप बी एन राव ने पेश मतलब बनाया था, जिसमें 243 अनुच्छेद थे, जिसमें कितने अनुच्छेद थे, 243 अनुच्छेद थे, और कितनी अनुसूचियाँ थी, 13 अनुसूचियाँ थी, और कितने देशों के संविधान को पढ़कर बनाया था, तो 60 देशों के संविधान को पढ़कर बनाया था। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं, 1+6 होते हैं। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इसका गठन कब किया गया था, 24 अगस्त इसका गठन किया गया था 24 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और चलिए अब देखते हैं आगे कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी। पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को। तो पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक हुई थी 29 अगस्त को इसकी क्या हुई थी, गठन हुआ था किसका, प्रारूप समिति का। और इसकी पहली बैठक हुई थी 30 अगस्त 1900, अगले ही दिन बैठक हुई थी। और पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को। पहला प्रारूप कब तैयार किया गया था, 21 फरवरी 1948 को पहला प्रारूप तैयार किया गया था। और दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 को तैयार किया गया था। अक्टूबर 1948 को तैयार किया गया था दूसरा प्रारूप। और अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को तैयार किया गया था। और यहाँ तीनों को मिलाकर 141 बैठक हुई थी। और जो ये अक्टूबर 1948 वाला था, इसमें 2473 संशोधन करने के बाद ये अंतिम प्रारूप तैयार हुआ था। इसमें भी लेकिन संशोधन किए गए थे। कितने संशोधन किए गए थे, 2473 संशोधन किए गए थे। उसके बाद संविधान बना था। और 17 अक्टूबर 1949 को भारत का संविधान, जिसमें आर्टिकल 395 थे। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट किया गया था। 17 अक्टूबर भारत का संविधान बन गया था, जिसमें 393 अनुच्छेद थे। जो 17 अक्टूबर 1949 को भारत का संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था, तो तब इसमें कितने अनुच्छेद थे, 393 थे। और 17 अक्टूबर 1949 को भारत के संविधान का प्रारूप बन गया था। अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और इसके आगे जो है ना, इसके आगे मैं कि संविधान कब बन गया, कितने शब्द हैं, कैसे समझे, ही मैं कुछ अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो आज हमारी समितियां यहाँ केवल फैक्ट हैं, और जो डिटेल है कि कैसे हमारा संविधान पूरा बना, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। चलिए, तो अब देखते हैं। जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, पश्चिम बंगाल से चुने गए थे संविधान सभा के लिए, और जोगेंद्रनाथ मंडल की जगह चुने गए थे। पहले जो पश्चिम बंगाल में था ना, वो जोगेंद्रनाथ मंडल था, लेकिन जो इनकी जगह पर कौन आए थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आए थे। बाद में जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, पहले वो पश्चिम बंगाल से चुनाव मतलब
संविधान सभा के लिए चुने गए थे, लेकिन वो बाद में बम्बई पूना की सीट से चुने गए थे। किसने त्याग पत्र दिया था बम्बई की पूना सीट से? तो M.R. जायकर ने अपनी सीट से त्याग पत्र दे दिया था, जिसके स्थान पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आए थे। आप देखेंगे, अब पहली समिति तो हमने पढ़ ली है। तो पहली समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति या पांडुलिपि समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है। और इसमें कितने सदस्य थे? एक सदस्य था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था, 6 अन्य सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। अब चलिए तो आगे चलते हैं। जो आगे वाली समितियां हैं जो रह गई हैं उनको पढ़ते हैं। एक समिति हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी समिति देखते हैं, संघ शक्ति समिति। तो संघ में किसकी पावर है? कहने को तो संविधान में राष्ट्रपति को वही प्रथम नागरिक है भारत का, लेकिन जो जो शक्ति वाकई में जो शक्ति किसके पास है? PM के पास है। तो इसके संघ की शक्ति किसके पास होगी? PM के पास होगी। तो जब संविधान बना था तब कौन थे? उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ही तो PM बने। तो इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि संघ की शक्ति समिति किसके पास है? नेहरू जी के पास है। और इसमें भी संघ ही संविधान समिति आ रहा है, तो इसमें भी संघ है, तो इसमें भी जवाहरलाल नेहरू। और राज्यों से संबंधित समिति थी, उनके भी क्यों PM ही प्रमुख हैं, तो उसके लिए भी PM थे। तो इन तीनों के जवाहरलाल नेहरू हैं। अब अगली देखते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों से संबंधित समिति, इन तीनों के कौन है? इन तीनों के जवाहरलाल नेहरू है। अब फिफ्थ जो समिति है वो देखते हैं, नियम और प्रक्रिया समिति। तो नियम और प्रक्रिया कौन चलाता है? नियम और प्रक्रिया कहने को तो कौन चलाता है? राष्ट्रपति चलाते हैं। इसलिए इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और संचालन और प्रक्रिया में क्या, प्रक्रिया और संचालन में क्या अंतर? दोनों एक जैसे हैं। तो संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और जो सातवीं समिति है, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार। तो जो इंसान होता है वो किससे सलाह मांगता है? अपने भाई से ही मांगता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? वल्लभ भाई पटेल। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इन सारी समितियों को। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों से संबंधित समिति के इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों से संबंधित समिति। और जो नियम और प्रक्रिया समिति है, जैसे नियम कौन बनाते हैं? नियम और प्रक्रिया समिति। तो इसके नियम और संचालन के लिए कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों से सलाहकार समिति के सलाह किससे लेता आदमी? अपने भाई से लेता है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। और जो ये है ना, ये मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, तो इसकी 2 उप समितियाँ भी थी। एक मौलिक अधिकार उप समिति, एक अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के थे JV कृपलानी। मौलिक अधिकार JV कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के JV कृपलानी, जिसने हमें हमारे मौलिक अधिकार दिए। उन्होंने हम पर क्या की है? कृपा की है कि नहीं की है? कृपा की है। क्या बोलोगे? जिन्होंने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं उन्होंने हम पर क्या की है? कृपा। होगा याद कि नहीं? अब अल्पसंख्यक उप समिति के SC मुखर्जी हैं। तो SC मुखर्जी, जो अल्पसंख्यक लोग रहते हैं उनको सब लोग धुतकार देते हैं, उनकी मुख की तरफ देखते भी नहीं हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो चलिए, अब जो बहिष्कृत क्षेत्र हैं उनकी परिभाषा भी यहाँ बताई गई है, तो उसको भी देख लेते हैं। बहिष्कृत क्षेत्र हैं तो उनकी परिभाषा 1935 के एक्ट में परिभाषित, मतलब वहाँ परिभाषा दी गई है। तो अनुसूचित जाति का महत्व है, विशेष प्रशासनिक सुधार। जो बहिष्कृत क्षेत्र कौन कहलाते हैं? जहाँ अनुसूचित जाति का महत्व है, विशेष प्रशासनिक, जहाँ जैसे
बहिष्कृत क्षेत्र वो कहलाता है जहाँ जैसे जो अनुसूचित जातियाँ रहती हैं वहाँ उनके लिए बहुत ही अच्छे और विशेष प्रशासनिक सुधार किए जाएँ, उसको कहते हैं बहिष्कृत क्षेत्र। तो ठीक है, आप लोगों को अब आ ही गया होगा समझ में। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगी। और 8वीं समिति रह गई है, जो लास्ट समिति है बड़ी समितियों की। फिर उसके बाद छोटी छोटी समितियाँ, उनको भी हम देख लेंगे। तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत का बंटवारा किन के बीच होता है? भाइयों के बीच होता है। चलिए, तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो है। तो पहला तो आपको बताएं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसमें 6 सदस्य रहते हैं और इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरी समिति है संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों से संबंधित समिति, नियम और प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों से संबंधित समिति, इन तीनों के कौन है? इन तीनों के हैं जवाहरलाल नेहरू। और नियम प्रक्रिया और संचालन कौन करता है? नियम कौन बनाता है? प्रक्रिया मतलब प्रोसेस कैसे होती है, और संचालन एग्जीक्यूट कौन करता है? तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो तब जब संविधान बना था तब राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और सातवीं जो समिति है मूल अधिकार अल्पसंख्यक जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति। तो सलाह किससे मांगता है? अपने भाइयों से मांगता है। और मौलिक अधिकार उप समिति, तो मौलिक अधिकार कैसे होते हैं? मौलिक अधिकार, जिन्होंने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं तो उन्होंने हमारे ऊपर क्या की है? कृपा की है। तो कैसे याद करेंगे मौलिक अधिकार उप समिति? तो क्या हो जाएगा? कृपा की है तो क्या और नाम हो जाएगा? बताएगा कोई? JB कृपलानी। ठीक है, और इसके बाद कौन सी बनी थी एक उप समिति? तो ये जो सातवीं समिति है, इसकी ही ये 2 उप समिति हैं। अब अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक उनके मुख की तरफ कोई नहीं देखता है, तो SC मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और रह गई है, प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांत का बंटवारा किन के बीच होता है? भाइयों के बीच होता है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब छोटी समितियां देखेंगे। टोटल समितियां कितनी थी? 22 थी, जो 8 बड़ी थी, 14 छोटी थी। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। छोटी समितियों में सबसे पहले आएगी राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, नेशनल फ्लैग अथॉक कमेटी, नेशनल फ्लैग अथॉक कमेटी, एथॉर्क 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 कमेटी, तदर्थ, एडॉर्थ बोलते हैं इसको, एडॉर्थ। ठीक है, तो देखेंगे पहली कौन सी है। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति है। और तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? चौड़ाई 2 होती है, लंबाई 3 होती है। और अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि लंबाई और चौड़ाई का, तो आप गलत करके मत आना। स्पेसिफिक मतलब अच्छे से याद करके जाना कि चौड़ाई तो 2 है और चौड़ाई 2 है, लंबाई 3 है। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? 2 और 3 है। कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर लंबाई और चौड़ाई पूछा है तो वैसे, तो अगर लंबाई पहले पूछा है तो 3 2 हो जाएगा, अगर चौड़ाई लंबाई पूछा है तो 2 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को स्वीकार किया गया। कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को। कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय जो नेशनल फ्लैग है उसको क्या किया गया? स्वीकार किया गया। कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को किया गया। जो यहाँ एक केस भी आता है, नवीन जिंदाल केस है, जो 22 सितंबर 1995 का था, जो दिल्ली के हाई कोर्ट में लड़ा गया था। मतलब, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 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 निर्णय दिया था कि देश के नागरिक जब चाहे झंडा फहरा सकते हैं। ठीक है, और 23 फरवरी 2004 को इसका निर्णय दिया था। कब दिया था? 23 फरवरी
2004 को इसका निर्णय दिया था। और नवीन जनरल बनाम केस कब आया था 22 सितंबर 1995। नवीन जनरल केस 22 सितंबर 1995 को आया था। कब आया था? 22 सितंबर 1995 को आया था। कहाँ लड़ा गया था, कहाँ एक केस मतलब दर्ज किया गया था, तो दिल्ली के हाई कोर्ट में किया गया था। और लेकिन 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 सुप्रीम कोर्ट, फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2004 को ये निर्णय दिया था कि देश के नागरिक जब चाहें तब झंडा फहरा सकते हैं। ठीक है। अशोक चक्र में, ये तो नॉर्मल सी बात है कि अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं। और ध्वज संहिता 2002 में ध्वज फ्लैग कोड मतलब ध्वज संहिता 2002 में लागू की गई थी। अब यहाँ एक अधिनियम भी है, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971। अगर जैसे कोई राष्ट्रीय सम्मान है, जैसे अगर कोई राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत है, अगर गाया जा रहा है तो उसका सम्मान नहीं किया जाता है, तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971। तो राष्ट्रीय सम्मान कौन कौन हो गया, जैसे मैंने अभी बताया था, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, झंडा, इतने इतने मतलब इतने एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। और अब आगे देखते हैं कि ध्वजारोहण और ध्वजा फहराने में क्या अंतर है। ठीक है। जो फर्स्ट डे है, तो कितने दिनों तक चलता है? जो फर्स्ट डे है जो फर्स्ट डे है यहाँ पर शहनाई किसने बजाई थी? जब पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तब शहनाई बिस्मिल्लाह खां ने बजाई थी। को प्रिंसेस पार्क में ध्वजारोहण किया गया था, किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। ध्वजारोहण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को लाल किला नई दिल्ली में। कौन करते हैं? देश के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। और ध्वजा फहराना 26 जनवरी। ध्वजारोहण रोहण कब होता है? 1947 को। और फहराते कौन है? 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति फहराते हैं कर्तव्य पथ पर। यहाँ पहले था कि कर्तव्य पथ पर फहराते हैं, लेकिन अब 2022 के बाद है, तो अब जो 1955 में था, उस 1955 से 2022 तक था कर्तव्य पथ, वो राजपथ, अब हो गया है कर्तव्य पथ 2022 से। पहले जो है हमारे यहाँ जो आमंत्रित हुए थे, पहले जो है राष्ट्रपति, हमारे पहले जो राष्ट्रपति आमंत्रित हुए थे, वो कौन थे? वो जॉर्ज पंचम थे। ठीक है। अब पहले गणतंत्र दिवस पर अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे, जो पहले गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किए गए थे। और दूसरे थे नेपाल के त्रिभुवन वीर विक्रम थे। और 26 जनवरी को आयोजन किया जाता है, जो रक्षा मंत्रालय है वो इसे होस्ट करती है। और परेड राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक परेड होती है 26 जनवरी को। और 4 दिन का ये प्रोग्राम होता है, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 को यह एंड हो जाता है। ठीक है। और अब अगली समिति देखते हैं। अभी हमने जो झंडा समिति थी वो देखी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ध्वजारोहण तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्वज संहिता तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब दूसरी समिति है सदन समिति। तो सदन सदन मतलब हाउस में को सीता माता रहती कि नहीं रहती? वैसे भी ज़्यादातर वन में रही, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सीता कहाँ रहती हैं? हाउस में रहती हैं। दुपट्टा भी सीतारामैया, आपको ऐसे याद हो जाएगा। और कार से संबंधी समिति, कार्य कौन करते हैं? मुंशी करते हैं। कौन करते हैं? मुंशी करते हैं। और संविधान सभा के कार्यों पर समिति, जीवी मालवान का संविधान सभा के कार्यों पर समिति, संविधान सभा के कार्यों पर समिति, संविधान सभा के कार्यों पर समिति कौन है? इसके अध्यक्ष थे
जीवी मालवांकर और वित्त और कर्मचारी के हैं। तो वित्त और कर्मचारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नागरिकता पर तदर्थ समिति के एस वरदानेजा। अगर हम भारत में पैदा हुए और हमें भारत की नागरिकता मिल गई तो हम यहाँ का समझ भी एक वरदान समझ भी। वरदान कैसे? भारत की नागरिकता हमारे लाने का है, बहुत अच्छी है। हम तो इसको क्या कहेंगे, वरदान ही मिल गया, क्योंकि भारत में सभी धर्मों को और सभी जातियों को सबको एक समान रूप से देखा जाता है। ऐसा नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को मान्यता भी मिलती है। और भारत की नागरिकता मिली तो हम कैसा फील करेंगे, बहुत ही अच्छा। और कैसा लगेगा, जैसे कोई वरदान मिल गया हो अगर भारत की नागरिकता मिल जाए तो। और सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति और सर्वोच्च न्यायालय भी हमारा वरदान है। कैसे है? ऐसा इकोनॉमी अगर कोई केस है तो ऐसा गलत गलत तो डिसीजन नहीं आ सकता, बहुत कम चांस है। बाई चांस अगर कभी हो जाए तो है, नहीं तो नहीं हो सकता है। और भाषाई प्रांत आयोग, तो भाषाई प्रांतीय आयोग के थे एस के धर, जो 17 जून 1948 को इसका गठन किया गया था। कब किया था? 17 जून 1948 को। तो हम सबसे पहले इनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से। जो छोटी समितियां थी, तो छोटी समितियां कौन कौन सी थी? तो राष्ट्रीय ध्वज तदारक समिति थी, और तिरंगा की लंबाई चौड़ाई 2:3 में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ध्वज संहिता 2002 में लागू की गई थी। अब दूसरी समिति देख लेते हैं। सदन में कौन रहता है? सदन में या हाउस कमेटी में कौन रहती है? सीता रहती हैं। कार्य कौन करते हैं? मुंशी करते हैं। और संविधान सभा के कार्यों पर समिति जीवी मालवांकर हैं। और वित्त और कर्मचारी वित्त वाले काम है, जो वित्त वाले काम है। तो यहाँ कौन हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? राष्ट्रपति थे। और नागरिकता मिल जाएगा हमें भारत की, हम पायदान महसूस कर भी अगर सर्वोच्च न्यायालय है तो हमें बहुत सेफ हैं। और यहाँ कोई भी मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हम अगर सर्वोच्च न्यायालय, अगर न्यायपालिका अच्छी है तो अच्छा ही डिसीजन होगा। तो ये हमारे लिए वरदान है, अगर नहीं होता तो कैसे न्याय होता। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और भाषाई प्रांत के अध्यक्ष थे एस के धर। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्वेश्चन आ गए हैं, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले मतलब कुछ वर्षों में आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर है वो क्वेश्चन है। और चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया था? पहली बार BN राव ने तैयार किया था। किसने किया था? BN राव ने किया था। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? तो फरवरी 1948 को पहली बार क्या किया था? प्रकाशित किया था। निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो मैंने आप लोगों को बताया था सदस्य कौन कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे। मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि जिसमें कृष्ण के नाम आए, तो इसमें कृष्ण का नाम आता है, इसमें भी। तो 1 और 3 हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? एक अध्यक्ष था, 6 अन्य सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण में कुल कितनी समितियां बनाई गई? 22 समितियां बनाई गई, जिसमें 8 क्या थी? 8 थी बड़ी समितियां और 14 छोटी समितियां थी। TP खेतान की मृत्यु के बाद कौन आया था? TT कृष्णमाचारी आए थे। और N माधव राव की जगह पर कौन आया था? TP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी आए थे। और N माधव की जगह आए थे N माधव की जगह आए थे, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। TN ऐसे ही कुछ था, क्या था नाम, याद नहीं आ रहा। आप लोग बताना क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी।
अब सातवां क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा में इनमें से किस समिति का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था? जिसमें संघ है और राज्य, तो वो कौन संचालन करेगा? उनका प्रधानमंत्री करेंगे। तो इन तीनों में तो जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे, लेकिन संचालन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। तो इसके राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार, अगर हमें मौलिक अधिकार मिल जाए तो हम कैसे मौलिक अधिकार मिल जाए तो हमें कब महसूस हुई है? जैसे हमारे ऊपर कौन कृपा कर रही है। मौलिक अधिकार हमें बहुत अधिकार देते हैं, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं, मतलब केस कर सकते हैं, मतलब बाध्य योग है, और सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और मामलों में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार हैं तो उनकी उस स्थिति में हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सलाह हम किससे लेंगे? भाई से लेंगे। और निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भारत की संविधान सभा की सदन में हाउस कमेटी के कौन थे? सीता। हाउस में कौन रहती है? सीता रहती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ध्वज भारत की ध्वज संहिता कब से प्रभावी है? भारत की ध्वज संहिता कब से प्रभावी? मैंने बताया था आप लोगों को 2002। वहाँ डेट नहीं लिखी है, लेकिन आप लोग लिख लेना। 26 जनवरी 2002 को भारत की ध्वज संहिता लागू की गई। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान राष्ट्रीय गान का अनादर नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रीय सम्मान जो अपमान रोकथाम अधिनियम 1971 में आया था, जो राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में आया था, इसके तहत हम जो राष्ट्रीय ध्वज हैं, जो राष्ट्रीय गान है, इनका जो राष्ट्रीय सम्मान वाली चीज़ें हैं उनका हम अनादर नहीं कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये वही है जो मैंने अभी बताया था कि 1971 में यह अधिनियम आया था। अब पिंगली वेंकप्पा को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। किसको किसको डिजाइन किया था? राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। और गणतंत्र दिवस के दौरान बीटिंग स्ट्रीट समारोह हर साल निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये नई दिल्ली में किया जाता है। ठीक है। तो चलिए अब हमारी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है, तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय, ओके, टेक केयर। और चलिए तो फिर हम अगली वीडियो में ही मिलेंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप थम्स अप करके बताना कि हाँ अच्छी लगी है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। चलिए तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, एंड बाय, टेक केयर, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।